जब हम बौद्ध कृतियों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में महत्व को देखते हैं तो हमें इसमें उनके जो लेख मिलते हैं वह तत्कालीन शासकों से संबंधित होते हैं। वह सिर्फ वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनके मत पंथ को वैधता मिल सके तथा उनके मत संप्रदाय की सत्ता को बल प्रदान किया जा सके। इसी क्रम में हम देखें तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का संकेत के अंदर जैसे बुद्ध की जीवन लीला का वर्णन करने में तथ्यात्मक माना जाता था। इसमें कि संघ कैसे अस्तित्व में आया, मूल संगठन से उदित होने वाले विभिन्न मत संप्रदायों को सूचीबद्ध करने में तथा संघ तथा शासक के बीच के संबंध का वर्णन करने में। आगे हम बौद्ध ग्रंथ के कुछ लिखित सामग्री जैसे त्रिपिटकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम बौद्ध ग्रंथ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि बौद्ध ग्रंथ में किस प्रकार के ग्रंथ की रचना की गई थी। बौद्ध ग्रंथों की रचना विद्वान भिक्षुओं द्वारा की गई थी। ये ग्रंथ बुद्ध की शिक्षा तथा संघ के इतिहास के विषय में थे। ये ग्रंथ भिक्षुओं तथा सामान्य उपासकों दोनों के लिए लिखे गए थे। बौद्ध ग्रंथ की जो रचना हुई थी वह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी तथा इसमें संघ के इतिहास के विषय में शिक्षा प्रदान की गई थी। यह भिक्षुओं तथा उपासकों दोनों के लिए लिखे गए थे। इनकी जो प्रतिलिपियां बनी थी वह मठ विहारों में भेजी गई, जो कि दिशा निर्देश के उपयोग में लाया जाता था। इस तथ्य को जानना महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक एक ऐतिहासिक व्यक्ति था। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। उनकी शिक्षाएं प्रारंभ में बिखरी हुई थी। जो भी उनके अनुयायी थे उनको जो याद था उसी के माध्यम से उनके शिक्षाओं को फैलाया जा रहा था। जब इनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई तो इन्हें पीटकों के रूप में संगठित करने की आवश्यकता महसूस हुई कि उनके ज्ञान को संगठित किया जाए। जो अनुयायी बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अत्यधिक समर्पित थे उनको एक व्यवस्था संघ में संस्थाबद्ध किया गया का विकास क्रम था, जो अन्य किसी मत संप्रदाय में प्रचलन में नहीं था। अतः इसे लेखबद्ध किया जाना था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी साक्ष्य के रूप में बुद्ध के जीवन के संबंध में कोई सूचना देने वाले होते थे, बुद्ध के सह अस्तित्व और वैधता के संबंध में विवरण देते थे, बौद्ध भिक्षु समय समय पर बुद्ध की शिक्षाओं पर चर्चा करते और वाद विवाद करने के लिए एकत्रित होते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि संप्रदाय में विभाजन हो गया। कोई उनके शिक्षा का कुछ और अर्थ निकाल रहा था, दूसरा उनके शिक्षाओं का कुछ दूसरा अर्थ निकाल रहा था। इस कारण से उनके संप्रदाय में विभाजन देखने को मिलता है। राजनीतिक परिदृश्य में प्रथम सहस्त्राब्दी BCE के मध्य जब बौद्ध मत का उदय प्रधान मत के रूप में हुआ तो उत्तरी भारत में कई गण तथा राज्य अस्तित्व में थे। बौद्ध ग्रंथों में प्रथम सहस्त्राब्दी BCE के उत्तरार्ध में समान युग की प्रारंभिक सदियों तक मध्य गंगा के मैदान में मगध तथा कौशल में शासन करने वाले राजाओं तक इनका बुद्ध के साथ किसी न किसी प्रकार से संबंध रहा है। जो भी गंगा के मध्य भाग के मैदान थे जैसे मगध, कौशल, यहाँ के जो शासक थे या राजा थे, चाहे गण संघ थे, उनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। साथ ही हमें यहाँ से यह मालूम चलता है कि मगध में शासन करने वाले राजा जैसे बिंबिसार, उनके पुत्र अजातशत्रु और कौशल के प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। महावीर सुविख्यात ज्ञानत्रिक कुल से संबंध रखते थे, जो वैशाली के वृज्जी संगठन में शामिल 8 कुलों में से एक थे। क्रमिक रूप से कुलीन तंत्र राजतंत्र में रूपांतरित होते रहे। बौद्ध परंपरा के अनुसार राजाओं में मगध का शासक अशोक एक महान धर्म संरक्षक राजा था। बौद्ध धर्म का विकास नगरीय परिवेश में हुआ था। नगरों की परिधि में स्थिति उद्यानों में नए विचारों पर चर्चा की जाती थी। उपनिषदों से यह हमें पता चलता है कि राजाओं के दरबार में नए विचार चर्चा तथा शास्त्रार्थ का विषय थे। साथ ही बाद में यह अनुभव किया गया कि विचारधाराओं को विशेष रूप दिया जाए। इसके लिए आवश्यकता थी कि शिक्षाओं विशेषकर घुमक्कर भिक्षुओं के वचनों को लेखबद्ध किया जाए। कैसे और क्यों संघ की उत्पत्ति हुई तथा इसके समाज के साथ विकसित होते संबंध से इस धर्म के निर्माण का इतिहास उपलब्ध होता है।
जैसे संघ की उत्पत्ति होना, इसके बारे में जो हमें विवरण प्राप्त होते हैं, इससे विकसित होते हुए समाज के साथ बौद्ध धर्म के संबंध का हमें इतिहास मालूम होता है। संघ तथा समाज के संबंध को परिभाषित करने में दो विकास क्रम महत्वपूर्ण थे। एक तो यह तथ्य कि महिलाओं को बाद में संघ में शामिल होने की अनुमति दी गई। पहले महिलाओं को घर त्यागने तथा संन्यास ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। दूसरा विकास क्रम आम अनुयायियों से भी दान ग्रहण करना था। दूसरा यह कि आम अनुयायी जो थे उनसे भी दान ग्रहण कर सकते थे। ऐसे दानों ने उपासना स्थलों की स्थापना में सहायता की। इन दानों को दर्ज भी किया जाना था और इस प्रकार प्रारंभिक बौद्ध तथा जैन दान अभिलेख अस्तित्व में आए। यह पहलू बौद्ध तथा जैन परंपराओं को पौराणिक परंपरा से भिन्न बताता है, जिसमें वंशों, नायकों तथा राजकुल के वंश वृक्षों की सूची को समाहित किया गया था। राज परिवार तथा उनके प्रमुखों से प्राप्त दानों के बौद्ध लेख न केवल संघ की सत्ता में वृद्धि करते थे, बल्कि इन्होंने अधिक विश्वसनीय दस्तावेज उपलब्ध कराए तथा अधिक ऐतिहासिक स्वरूप का आभास दिया। जब हम बात करते हैं बौद्ध कृति की कि वह इतिहास, विश्वसनीय इतिहास में किस प्रकार उनका महत्व है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो दान देने वाले होते थे उनकी वंशों की एक सूची बौद्ध ग्रंथों में समाहित की गई थी। इससे हमें उन राजाओं, उन कुल के वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार अधिक विश्वसनीय दस्तावेज इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हमें उपलब्ध होता है। बौद्ध त्रिपिटकों में विभिन्न प्रकार के तथा बहुत से ग्रंथ शामिल हैं। वे एक ऐतिहासिक परंपरा के उदय का आधार तैयार करते हैं। मूल रूप से बुद्ध की शिक्षा एक मौखिक परंपरा का हिस्सा थी। धीरे धीरे इनका पाली भाषा बौद्ध धर्म ग्रंथ कहा जाने लगा। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उपदेश देने के लिए संस्कृत के स्थान पर अर्धमगधी को चुना था। बुद्ध की मृत्यु के बाद यह महसूस किया गया कि संघ में अनुशासनहीनता की वृद्धि को रोकने के लिए तथा उनकी शिक्षाओं को संरक्षित किए जाने के लिए संघ के संचालन को शासित करने वाले नियमों के साथ ही इन्हें लेखबद्ध किया जाना महत्वपूर्ण था। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई, बुद्ध के उपरांत उनके शिक्षाओं को संकलित करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए उन्होंने संघ संचालन को शासित करने वाले जो नियम थे उससे भी उल्लेख किया और बौद्ध की शिक्षाओं का भी साथ में उल्लेख किया, ताकि जो संघ है उसमें अनुशासन बना रहे। थेरावादियों, जो वृद्ध भिक्षुओं का यह मानना था कि पाली धर्म ग्रंथ में बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएं दर्ज थीं। पाली धर्म ग्रंथ मध्य में संकलित करना प्रारंभ किया गया तथा बाद में इन्हें लिखा गया। इनमें 3 पिटक, जिसका शाब्दिक अर्थ है टोकरी, शामिल है। पहला विनय पिटक, इसमें अनुशासन तथा संघ के नियमों को शासित करने वाले नियम शामिल हैं। विनय पिटक, इसमें अनुशासन तथा संघ को शासित करने वाले नियम शामिल हैं। दूसरा सुत्त पिटक, इसमें 5 निकाय संकलित हैं जो बुद्ध की सारभूत शिक्षाओं के सुत्त पिटक, इसमें 5 निकाय शामिल किए गए हैं जो बुद्ध की सारभूत शिक्षाओं से विकसित हुए। जैसे इनमें निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। बुद्ध के पुनर्जन्मों को जातकों में लेखबद्ध किया गया है और बुद्ध वंश में बुद्ध तथा बुद्धत्व की कथाएं शामिल हैं। तीसरा है अभिधम्ब पिटक, देते हुए उनकी व्याख्या करते हैं। तीसरा अभिधम्ब पिटक, ये बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप देते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। मूलभूत धर्म ग्रंथों का निर्धारण करना समस्यापूर्ण है। इसमें किए गए बदलावों की तिथि के संबंध में समस्या है और उनका कालक्रम समान रूप से इनकी तिथि का निर्धारण करना समस्यापूर्ण बना देता है। इन ग्रंथों में राजनीति, राज्य क्षेत्रों, समाजों के संबंध में जो सूचना मिलती है उसका उपयोग इस काल के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में किया गया है। उपयुक्त के अलावा भाष्य भी हैं। इसकी प्रकृति स्पष्टीकरण तथा अभिपुष्ट करने की है। ये सभी अतीत की घटनाओं पर दृष्टि डालते हैं। भाष्यों की आवश्यकता तब सामने आई जब श्रमण परंपरा के भीतर ही मूल पाठ की अब तक स्वीकृत व्याख्याओं को असहमत पक्षों ने
प्रश्नांकित किया, उसमें प्रश्नवर्तन हो गया, या जो पहले क्या था कि श्रवण सुने हुए बात को याद रखा जाता था और मौखिक शिक्षा का प्रसार होता था। जब इसमें मिलावट या इसके मूल रूप में परिवर्तन होने लगा तो इसे लिखित रूप में संकलित करने की आवश्यकता महसूस हुई। नए समय से तालमेल बैठाने वाली व्याख्याओं को खोजा जाने लगा, क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन हो चुके थे, इसलिए नए समय में तालमेल बैठाने वाली व्याख्याओं को खोजा जाने लगा। ग्रंथ तथा उसके भाष्य के बीच संबंध ऐतिहासिक प्रकृति का था। यदि वास्तव में इतिहास न भी रहा हो, ये भाष्य सिंहल या सिंहल भाषा में थे, जो इस तरह के ग्रंथों की प्रारंभिक भाषा थी। सामान्य युग की पहली सहस्राब्दी के मध्य में इन ग्रंथों को व्यवस्थित, इन भाष्यों ने इस तथ्य से महत्व प्राप्त किया कि ये अतीत की उन घटनाओं पर दृष्टि डालते हुए व्याख्याएं तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने एक ऐतिहासिक परंपरा के निर्माण में योगदान दिया। इन पाली धर्म ग्रंथों के बाद थेरावादी ग्रंथों में मुख्यतः श्रीलंका के महाविहार संघाराम के इतिवृत्त शामिल हैं। इनमें दीपवंश तथा महावंश शामिल हैं, जिनकी तिथि सामान्य युग की प्रथम सहस्राब्दी के मध्य में निर्धारित की गई है, और इस प्रकार ये पाली धर्म ग्रंथ के बाद के काल के हैं। चूल वंश महावंश के आख्यान का ही विस्तार है और काफ़ी हद तक श्रीलंका के बाद के काल के इतिहास को समाहित सम्मिलित करता है। यह संघारामों के इतिहास पर भी ध्यान देता है। इन्हें सिंहली इतिवृत्त के रूप में भी जाना जाता है। इन पाली धर्म ग्रंथ के बाद उत्तर भारतीय परंपरा में पहली सहस्त्राब्दी सीई की शुरुआत में लिखी बुद्ध की जीवनियाँ शामिल हैं। ये अपने समय में उन आख्यानों के समकालीन हैं जिनसे सिंहली इतिवृत्त का निर्माण हुआ था। जिन स्थानों में इनकी जड़ें हैं वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। इनमें पाली के स्थान पर गंधारी, प्राकृत तथा संस्कृत का प्रयोग किया गया है। ये जीवनियाँ बुद्ध के विषय में है, जिनमें संघ के संरक्षणदाताओं के कुछ शाब्दिक चित्र भी शामिल हैं। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र ने अतीत के आयाम के रूप में जीवनी लेखन की विद्या की शुरुआत की। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र ने अतीत के आयाम के रूप में जीवनी लेखन की विद्या की शुरुआत की थी। इसी रीति को ललित विस्तार, दिव्यवादन, इसमें अशोक वादन वाला खंड अशोक के महान कृत्यों का बखान करता है, में अपनाया गया। श्रीलंका की परंपरा में जीवनियाँ सामान्यतः नहीं मिलती है। उत्तरी बौद्ध परंपरा में इतिवृत्त सापेक्षिक रूप से अनुपस्थित है। रोमिला थापर का मत है कि सामान्य युग की प्रारंभिक सदियों में जीवनी परक लेखन शिक्षण का सामान्य रूप बन गया। बौद्ध धर्म ग्रंथों ने बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवस्थागत रूप दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने संघ, थेरावादियों तथा विख्यात उपासकों के इतिहास, भिक्षुओं और राजाओं के साथ बुद्ध की चर्चा, घटनाओं के कुछ बहुत कालक्रम तथा बुद्ध की जीवनी के अंशों से संबंध स्थापित किया। इस तरह हमने विस्तार से बुद्ध की बौद्ध धर्म की कृतियों को पढ़ा, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से काफ़ी महत्व रखते हैं। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।